यस। सो व्हाई योर पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म्स एंड हाउ टू फिक्स इट, ये इनर सर्कल कॉल है 7 फरवरी 2025 का। और आज के टॉपिक में थोड़ा सा ही मैं टच अपॉन करने वाला हूँ कोई कोई चीजों के ऊपर, जो ये लार्जर टॉपिक है एक्चुअली कि एज ए इन्वेस्टर हमारे रिटर्न्स क्यों कम रहते हैं मार्केट से। सो इसमें जो भी डेटा मैंने दिखाया है, एज अ डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम का आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड, और आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को पूछे बिना आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए ये वेबिनार सुन के। और इस पे मैंने जो भी डेटा दिया है वो व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड का ये वीक, ये मंथ का जो मार्केट पर्सपेक्टिव है, जो ओपनली सबके लिए अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे, वहां से डेटा लिया हुआ है। सो क्या मिस्टेक्स होते हैं जिसके वजह से एज ए इन्वेस्टर हमारे रिटर्न्स कम रहते हैं, सो उसमें से कुछ मिस्टेक्स आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बिहेवियरल मिस्टेक्स होते हैं, पुअर स्ट्रेटजी होता है। बिहेवियरल मिस्टेक्स मतलब जब भी मार्केट नीचे आता है तो हमें टेंशन होता है और हम बेच देते हैं, और ऐसी चीजें भी बेच देते हैं शायद वो आने वाले टाइम में अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं। सो इमोशनल डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे मैंने आपको कहा फियर और ग्रिड, ये साइकिल्स जब भी होते हैं, जैसे अभी फियर है तो लोग बेचेंगे, जब भी ग्रीड रहेगा वो साइकिल में खरीदेंगे। सो ये सब चालू रहता है। चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो म्यूचुअल फंड स्कीम या वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। लैक ऑफ डिसिप्लिन, फ्रिक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग करना, जितने ज्यादा बार आप ट्रांजैक्शन करोगे उतना मिस्टेक होने के चांसेस बनेंगे। क्लियर स्ट्रेटजी नहीं होना, ये कुछ मिस्टेक्स है। सबसे बड़ा मिस्टेक है असेट एलोकेशन प्रॉपर नहीं रखना। सो ये सब मिस्टेक्स है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सब चीजें आप सीख सकते हो। मार्केट टाइमिंग टाइमिंग करने की कोशिश करना, लॉन्ग टर्म नहीं रहना। सो ये मिस्टेक्स है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहोगे ना, हमारे आजू बाजू में क्या चालू है उसका आपको अंदाजा आएगा ना, ऑटोमेटिकली आपके जो भी एज अ इन्वेस्टर खामियां होती है वो धीरे धीरे कम होना चालू होती है। सो आज के एक एक घंटे के वेबिनार में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारे अराउंड क्या इकोनॉमिक्स चालू है। और मुझे ऐसे लगता है आने वाले टाइम में, अभी टाइम फ्रेम बता नहीं सकते, लेकिन आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छे गेन्स आपको मिल सकते हैं। ये मार्केट आपको एक बहुत अच्छे गेन्स दे सकता है। कितने दे सकता है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी रैली आएगी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन हुई है आज हमारे आजू बाजू में, जिसमें ये दिख रहा है कि कोई कोई पॉकेट्स में आप बहुत अच्छे रिटर्न्स पा सकते हो और एक बहुत रैली अच्छी बन सकती है। सो उसके बारे में आज के वेबिनार में मैं बताने वाला हूँ। सो ये लास्ट लास्ट टू लास्ट वेबिनार में मैंने आपको दिखाया था, ये व्हाइट ओक का स्लाइड है। सो व्हाइट ओक के स्लाइड में जैन 2020 में 40,000 का सेंसेक्स था और आज 76,000 के आसपास, 75,000 के आसपास सेंसेक्स है। सो ऐसे कोई एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स नहीं दिए हैं, जैसे 2004 टू 2007 वाली रैली थी वैसे रिटर्न्स मार्केट ने नहीं दिए हैं एग्जॉर्बिटेंटली हाई। सो कितने रिटर्न्स दिए हैं? सो आप देखोगे तो सेंसेक्स ने लास्ट 5 साल में 13.7% सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं। से इन द सेम पीरियड अर्निंग्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ हुई है 17.1%। और ट्रेल मतलब टोटल रिटर्न इंडेक्स मतलब डिविडेंड मिला के सेंसेक्स ने 15.1% के रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ईपीएस से कम ही है। सो ये क्यों मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, लास्ट मंथ में भी ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था, क्योंकि आप देखिए लॉन्ग रन में अगर मार्च 1993 से देखो, लास्ट 32 ईयर का डेटा देखो। सो ईपीएस ग्रोथ सेंसेक्स की कितनी हुई है, अर्निंग्स ग्रोथ तो 12.5% सीएजीआर से हुई है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इंडिया की कितनी हुई है, 12.5% से हुई है। और सेंसेक्स ने रिटर्न्स कितने दिए हैं, 11.9 प्लस डिविडेंड यील्ड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12.5% के रिटर्न्स दिए। सो लॉन्ग रन में ये तीनों एक साथ चलते हैं। सो आप देखोगे लास्ट 5 साल में ईपीएस ग्रोथ ज्यादा हुई है, लेकिन सेंसेक्स ने उतने रिटर्न्स नहीं दिए हैं। सो जो लोग भी बोल रहे हैं कि ये मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न जनरेट हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ है लास्ट 5 साल में। सो जो लोग भी बोलते हैं कि एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स
मिले हैं उनका डेटा पॉइंट कहाँ से आता है, Jan 22 Jan 21, ये जो दिख रहा है 40,000 और 46,000, इसके बीच में सेंसेक्स 25,000 भी आके गया है। सो वो रेफरेंस पॉइंट से अगर आप देखो तो एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न जनरेट हुए हैं, लेकिन लास्ट 5 साल का ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ है निफ्टी में, ये आपको समझना पड़ेगा। और बहुत एक्सपेंसिव तो बिल्कुल भी नहीं है निफ्टी। अभी वैल्यूएशन देखते हैं, तो ये वैल्यूएशन का चार्ट है, पी प्राइस टू अर्निंग इंडेक्स है, फॉरवर्ड पी देखते हैं, क्योंकि आने वाली चीज जो क्या हो सकता है उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो पी आप देखोगे तो एवरेज पी लास्ट 10 साल का 18.3 है, और करंटली ये 18.8 के आसपास है। सो ऐसा एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव निफ्टी नहीं है। कुछ कुछ चीजें एक्सपेंसिव है, वो क्या मैं बताने वाला हूं। सो निफ्टी लार्ज कैप नहीं है, ये समझना पड़ेगा। अभी ऐसे कुछ पैरामीटर्स है वो सस्ते भी है, अभी इसके आप डीप में मत जाइए, सिर्फ एज अ नॉलेज पर्पस के लिए मैं आपको बताता हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ क्या दिखाता है, एडजस्टेड प्राइस टू बुक रेशो, एडजस्टेड प्राइस टू बुक रेशो। अब ये कहां से आता है, ये सिर्फ सुनिए आप, कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिकल टर्म्स है, मीन रिवर्टिंग इक्विटी वैल्यूएशन पैरामीटर प्लस ओवरले ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। सो ज्यादा निटिग्रिटीज में मत जाइए, ग्रीन कलर की लाइन एवरेज बताती है और ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो करंट दिखाता है। सो 3.24, ये सो एवरेज से नीचे चालू है एडजस्टेड प्राइस टू बुक रेशो निफ्टी का। राइट हैंड साइड में यील्ड रेशो देखिए, यील्ड रेशो मतलब क्या होता है, जीसेक यील्ड मतलब गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड डिवाइडेड बाय नॉर्मलाइज अर्निंग यील्ड। सो इसके भी निटिग्रिटीज में भी मत जाइए, एवरेज 1.65 होता है लास्ट 10 साल का। और यहां से अगर आप देखोगे तो ये काफी सस्ता है ये पैरामीटर्स पे। सो निफ्टी ऐसा कुछ एक्सॉर्बिटेंटली बबल फेज में या एक्सपेंसिव फेज में नहीं है, ये मैं वापस आपको कहता हूँ। अभी ये मार्केट क्यों नीचे आया है सबको पता है, लास्ट 1 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एफआई सेलिंग हुई है, आज भी वो कंटिन्यू है। 31 जनवरी तक कितनी एफआई सेलिंग हुई थी, तो 20 बिलियन की हुई थी। इसके पहले 34 बिलियन की हुई थी ड्यूरिंग यूक्रेन रशिया वॉर। सो अभी 5 महीने हुए हैं एफआई सेलिंग कंटिन्यूअस बेसिस पे चालू है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कैप का कितना गया है, -0.4। सो ये ग्राफ भी मैंने चार्ट भी दिखाया था। सो जितना नीचे आता है BSE 500 ड्यू टू एफआई सेलिंग, नेक्स्ट 12 मंथ में जब ये एफआई सेलिंग रुकती है, उसके नेक्स्ट 12 मंथ में कैसे एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न जनरेट करते हैं वो आप देखिए। सो ये भी वापस होने वाला है। सो जैसे लास्ट वीक के कॉल में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि आरबीआई रेट कट करेगी, लास्ट फ्राइडे को कॉल हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि ये रिलीफ आएगा अपना, टैक्सेशन के रिलीफ्स आएंगे। सो ये जो गवर्नमेंट है ना, अगर आप इकोनॉमिक्स समझो और पॉलिटिक्स समझो ना, तो आप अच्छी तरीके से इक्विटी मार्केट को प्रेडिक्ट ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन गेज कर सकते हो क्या चालू है एग्जैक्टली exactly। सो ये जो अभी सेंट्रल में गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती है, वो इतना प्रेडिक्टेबल है कि वो आने ही वाला था टैक्स टैक्स में रिलीफ, टैक्स रिलीफ आने के बाद रेट कट आने ही वाला था, ये प्रेडिक्टेबल ही है। सो इसका आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कैसे आप अलाइन करते हो, ये आपको समझेगा जब भी आप इकोनॉमिक्स समझोगे और पॉलिटिक्स समझोगे। पॉलिटिक्स मतलब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी वाला हेटरेट वाला नहीं, तो एग्जैक्टली ये लोग क्या करना चाहते हैं। सो आज के प्रेजेंटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करना चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो कैसे अलाइन होना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो इसमें और एक पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। सो एफआई सेलिंग कभी रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन क्या देखना है मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में। कभी रुकेगा पता नहीं, लेकिन जब तक एफआई सेलिंग चालू है आपका पोर्टफोलियो कम डैमेज खाना चाहिए। मतलब ये जो नीचे आ रहा है ना, दिख रहा है ये, जितना आप कम डैमेज खाओगे नेक्स्ट 12 महीनों की रैली में, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स उतने ज्यादा बढ़ेंगे। सो जैसे आज का टॉपिक है कि हमारे एज ए इन्वेस्टर रिटर्न्स क्यों कम रहते हैं मार्केट से, क्योंकि जब भी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में मार्केट जाता है जैसे आज है, तभी हम ज्यादा डैमेज खा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है कि इकोनॉमिक्स हमारे आजू बाजू में क्या चालू है। मार्केट नीचे जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ इकोनॉमिकल कंडीशंस चेंज हुए हैं,
उसके वजह से नीचे जा रहा है, तो हमें वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सो आज के इसमें आपको अच्छा चीजें पता लगेगी। सो ये भी स्लाइड 31 दिसंबर का हमने देखा था, 31 जनवरी का देखते हैं। सो यहाँ पे हाईलाइट वही करना चाहूंगा। लास्ट 15 साल का निफ्टी का एवरेज रिटर्न है 12.4। लास्ट 15 साल का मिड कैप का रिटर्न अभी कम हुआ है। अगर आप 31 दिसंबर का स्लाइड देखो तो 17.8% के थे, जो कि 16.8% पे आए हैं। और स्मॉल कैप के लास्ट 15 साल के रिटर्न्स 14.8 पे थे, जो कि 14.1 पे आए हैं। सो मैं आपको वापस रिट्रेट करना चाहता हूँ कि लॉन्ग रन में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सेम रिटर्न्स देते हैं। सो अगर आपका ये बिलीफ है कि स्मॉल कैप आपको हाई रिटर्न्स देंगे, मिड कैप उससे थोड़ा कम और उससे कम लार्ज कैप देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और लास्ट 5 साल में या लास्ट 3 साल में स्मॉल कैप्स ने बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई रिटर्न्स दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 5 साल में स्मॉल कैप ने 26% कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए, जो कि लास्ट मंथ में 31 जनवरी को 30% पे था। तो जनवरी के महीने में काफी फॉल आया है स्मॉल कैप्स में। मिड कैप 28% पे था लास्ट 5 इयर्स, अभी वो 25% पे आया है। लेकिन लार्ज कैप वैसे के वैसे है, 31 जनवरी को दिसंबर में भी 15.5% पे था। सो ये आपको समझना पड़ेगा। मुद्दा ये है, स्मॉल और मिड कैप एक्सपेंसिव है। और जैसे ये डॉटेड जो रेक्टेंगल है वो बता रहा है, जहां पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैली हुआ है वहां पे सबसे ज्यादा करेक्शन है। जहां पे रैली नहीं हुआ है, जैसे आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, प्राइवेट बैंक्स, ईएसजी, वहां पे आपको निफ्टी से कम रिटर्न्स है और कम कम डैमेज पड़ा है वहां पे लास्ट सितंबर से जो करेक्शन आया है उसमें। और एक फैक्टर मैं बताना चाहता हूँ, जनरल इलेक्शन, ये जून का रिजल्ट था, वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडियन इकोनॉमिक्स में। पॉलिटिक्स इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स, ये आपको समझना पड़ेगा। और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और ये मुद्दे पे आता हूँ। 10 साल पहले, मतलब 2014 से पहले, लोग क्या कंप्लेंट करते थे गवर्नमेंट के बारे में, कि गवर्नमेंट नॉन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है, मतलब अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होते हैं, रेवड़िया बांटता है, ऐसे सब उनके बारे में बातें होती थी। 2014 के बाद तो 5 साल तो सब लोग हवा में ही थे। उसके बाद 2019 के बाद थोड़ा रश, मतलब जमीन पे आए लोग हमारे कंट्री के। और 2019 के बाद अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या कंप्लेंट करते हैं, तो महंगाई एक कंप्लेंट होता है, उसके बाद जीएसटी एक कंप्लेंट होता है। और ये जो गवर्नमेंट है, ये कंजम्पशन कम हो गया है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऐसा ये होता है, कंप्लेंट होता है। सो आप देखिए, जो इम्पैक्ट था, ये जो मैं कंप्लेंट्स बता रहा हूँ उसका, 2014 से पहले करप्शन भी लोग बोलते थे। सो उसका रिजल्ट आया 2014 में, वो गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पाई और हार गई और गवर्नमेंट से बाहर चली गई। अभी ये जो गवर्नमेंट है उसको बहुत बड़ा झटका लगा 4 जून को, रिजल्ट के दिन, जब भी रूरल एरिया में उनको बहुत कम वोट्स पड़े। सो ऑटोमेटिकली उन्होंने, कोई पॉलिटिशियन देशभक्त नहीं होता है। कोई पॉलिटिशियन, उसका एक ही चिंता होता है, नेक्स्ट टाइम उसको री इलेक्ट होके आना है। सो री इलेक्ट होके आने के लिए उसको जो भी करना है वो करेगा। लेकिन वो जो भी करना है, उसके वजह से आपके और मेरे पोर्टफोलियो में क्या इम्पैक्ट आने वाला है वो हमें समझना जरूरी है। सो जून के महीने में जो सेंट्रल में पावर में है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, जिसके वजह से क्या हो गया, आप देख सकते हो। सो वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फ्रॉम 2021, 22, 23, 24 एग्जॉर्बिटेंटली हाई रिटर्न्स दे रहा था वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। और क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग 2021 कैलेंडर ईयर, 22, 23, 24, तीनों इसमें लैगार्ड्स था। मतलब आप देखोगे 21 में वैल्यू ने क्वालिटी को डबल से, मतलब 2x बीट किया है। उसके बाद हैंड्स डाउन बीट किया है 2022 में वैल्यू ने, 23 में 2x बीट किया है और 24 में 1.5x बीट किया है वैल्यू स्टाइल ने। लेकिन आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड, इसमें जून के बाद क्वालिटी स्टाइल चलना वापस चालू हो गई है, क्वालिटी स्टाइल। अब ये क्वालिटी और वैल्यू का चक्कर क्या है, तो वैल्यू मतलब ऐसी कंपनियां जिनके बैलेंस शीट में बहुत कैश होता है, अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, जैसे एनटीपीसी ले लीजिए।
एकदम हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी हो सकती है, हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। पीएसयूज है इसमें, वैल्यू स्टाइल में, जहां पे बैलेंस शीट में कैश होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती है एक्सपांशन की, स्लो ग्रोथ होती है। क्वालिटी स्टाइल मतलब, सिंपल भाषा में समझने के लिए बता रहा हूँ, क्वालिटी स्टाइल मतलब एचडीएफसी बैंक ये क्वालिटी कंपनी है, या बजाज फाइनेंस क्वालिटी कंपनी है, जिनका आरओई बहुत ज्यादा है। बहुत सारे क्वालिटी के पैरामीटर्स है, वन ऑफ द पैरामीटर्स इज आरओई। आरओई 20 से ज्यादा है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज्यादा होता है, डेट नहीं होता है ऐसे कंपनियों पे। सो ये क्वालिटी स्टाइल चलना चालू हो गई है फ्रॉम जून 2024। आप देखिए यहाँ पे क्लियर कट सेक्टर रोटेशन हो रहा है फ्रॉम जून से लेके आज देखोगे तो। और आप जनवरी के एक महीने में भी आप देखोगे तो क्वालिटी स्टाइल ने आउट परफॉर्म किया है वैल्यू को। लॉन्ग रन में क्या हुआ है लास्ट 20 साल में, तो लास्ट 4 साल का आउट परफॉर्मेंस होने के बावजूद क्वालिटी स्टाइल ने 2% से आउट परफॉर्म किया है। सो इंडिया में क्वालिटी स्टाइल चलता है लॉन्ग रन में, और ये लास्ट 4 साल से परफॉर्म नहीं किया है। सो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। और कैसा चेंज हो रहा है पॉलिटिक्स के वजह से, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। सो प्राइवेट बैंक्स, आईटी, ये जो कंपनियां होती है या कंजम्पशन रिलेटेड स्टोरीज, ये क्वालिटी स्टाइल कंपनियां होती है, वहां पे लोग पैसा, स्मार्ट इन्वेस्टर जा रहे हैं। और शायद जो अनइन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है वही डिफेंस लॉक स्टॉक्स लेके बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स लेके बैठे हैं, क्योंकि वो करेक्शन हुआ है तो उसमें और पैसा डाल रहे हैं। सो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक ये चार्ट है जहां पे सेक्टर रोटेशन दिखाई पड़ता है। सो जो भी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर होते हैं, आप देखिए 2018, 19, 20 वैल्यू स्टाइल अंडर परफॉर्मर था। फिर डायरेक्टली 2023, 22 और 23 में टॉप परफॉर्मर बन गया। सो आपको देखना है कौन सी स्टाइल अंडर परफॉर्म कर रही है। सो क्वालिटी स्टाइल लास्ट 3-4 साल से बॉटम क्वार्टाइल पे है। सो ये ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा रिटर्न्स देगी आने वाले टाइम में। सेम वे सेक्टर का एक चार्ट है। सो सेक्टर में आप देख सकते हो प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्मर है, आईटी अंडर परफॉर्मर है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, पीएसयू बैंक्स, रियल इस्टेट वगैरह। सो यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आएगा आने वाले टाइम में। स्मॉल कैप्स का ओवर वैल्यूएशन देखिए, 31 दिसंबर को हमने देखा था 41% टोटल मार्केट कैप थी स्मॉल और मिड कैप्स की। थोड़ी सी कूल ऑफ हो गई है और 39% पे आई है। लेकिन आप एवरेज देखोगे तो ये 33 के आसपास एवरेज होना चाहिए इसका। सो एवरेज से आज भी स्मॉल और मिड कैप्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो यहाँ पे भी एक इंडिकेशन है कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो मैसिव रिटर्न अवेट्स, आर यू रेडी टू सीज देम? सो आगे बताने से पहले जरा चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ वो आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये वैल्यूएबल लग रहा है सेशन कि नहीं लग रहा है, जरा चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। यस। सो बजट, ये जो था ना, ये सबसे बेस्ट बजट था अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? एज अ मतलब, मैं ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, सिंपल। सो इन एज अ इन्वेस्टर इंडियन मार्केट्स में, एज अ इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये सबसे बेस्ट बजट था। लेकिन इसके बारे में लोगों के मन में है ना, यूट्यूबर्स ने और मीडिया ने काफी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट किया लास्ट वीक में। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी है ना आप, बजट अच्छा है कि बुरा है ये कैसे डिसाइड करते हैं लोग? तो लोग डिसाइड करते हैं उनके पोर्टफोलियो के ऊपर उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। मतलब मैं सुबह उठूंगा, सीएनबीसी लगाऊंगा, या सीएनबीसी या जो भी न्यूज चैनल है, इसके बिजनेस न्यूज चैनल, वहां पे बजट स्पीच होगा। बजट स्पीच में नीचे टिकर चालू होगा और मेरा जीरोधा और ग्रो भी चालू होगा। जैसे ही वो स्पीच करेंगे निर्मला सीतारामन, तो ऊपर नीचे होगा। एंड ऑफ द डे जो भी आएगा मेरे जीरोधा पे या ग्रो पे, उससे मैं डिसाइड करता हूँ ये बजट कैसा है। आपको समझना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है या लोगों के पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है, उसके ऊपर बजट का क्वालिटी नहीं डिसाइड होता है। तो एक्चुअली उसमें नंबर्स क्या है वो आपको देखने चाहिए। सो ये बजट में टैक्स रेट कट किया है, जैसे हमने लास्ट फ्राइडे को डिस्कस किया था कि टैक्स रेट कट आने ही वाला है। ये वापस मैं बता रहा हूँ, अगर आप पॉलिटिक्स समझो तो आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो। ये क्यों टैक्स रेट कट आया है, क्योंकि
जो पावर में है ये जो पार्टी, उनको जीतना है। अगर ये टैक्स रेट कट नहीं आता तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, महंगाई, इसके बारे में। सो उसको एक रिलीफ दिया है। सो रिलीफ क्या है वो, हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसे चेंज करना है, तो आप देखिए, अगर 25 लाख का इनकम है ना किसी का, अब उसके आसपास, तो 80,000 टू 1,10,000 बचने वाला है। सो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए बचेंगे सालाना। सो ये 2 लाख रुपए सिर्फ 2 लाख रुपए नहीं होते हैं। 2 लाख रुपए अगर मेरे बच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मैं बहुत ज्यादा चीजें खरीद कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरी कैपेसिटी बलेनो लेने की है तो शायद मैं 30-30 लैक्स की कोई कार खरीदी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी ईएमआई जो भरने की कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है। सो ये इम्पैक्ट आपको दिखेगा कंजम्पशन स्टोरीज में, ये इम्पैक्ट आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। सो हमारा जो लास्ट 4 साल का स्टोरी था कि कैपेक्स ग्रोथ, इंफ्रा ग्रोथ, और हेवी जो इंडस्ट्रीज थी, हेवी कंपनियां थी, उनकी ग्रोथ, वहां से ये शिफ्ट होके आ रहा है कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में। सो जैसे लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया, क्लियर कट यहाँ पे सेक्टर रोटेशन हो रहा है फ्रॉम जून। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है उनको तुरंत पता लग गया कि ये गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है। सो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट क्या करेगी, तो कंजम्पशन को पुश करेगी। कंजम्पशन को पुश करेगी तो प्राइवेट बैंक्स को फायदा होगा, और कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको फायदा होगा। सो वैल्यू से क्वालिटी के ऊपर सेक्टर रोटेशन हो रहा है लास्ट 7 से 8 महीने से पोस्ट इलेक्शन। लेकिन नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को वो पता नहीं लग रहा है। रिटेल इन्वेस्टर वही देख रहा है, स्मॉल कैप्स में इतने रिटर्न है लास्ट 4 साल में, डिफेंस में इतने हैं, इंफ्रा में इतने हैं। सो आपको ये देखना चाहिए। सेकंड, बहुत अच्छा बजट होने, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो ये 1 लाख करोड़ का टैक्स बेनिफिट दिया है रिटेल हमारे जैसे लोगों को। लेकिन फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4.8 से 4.4 पे आया है। 2020 में 21 में 9.5% के आसपास फिस्कल डेफिसिट गया था, वो अभी रिड्यूस होके 4.8 पे आया है, और नेक्स्ट ईयर का टारगेट 4.4 है। बहुत अच्छी चीज है, आपको समझना पड़ेगा, इसका बहुत इम्पैक्ट आता है क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, लोन कितने रेट पे रहेंगे इसके ऊपर, आरबीआई की रेट कट करने की कितनी क्या ये है कैपेसिटी है उसके ऊपर। सो ये बहुत अच्छा चीज मेंटेन किया है। आप अगर देखोगे तो डेट टू जीडीपी इंडिया का, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, 93% पे पहुंचा था कोविड के टाइम पे, क्योंकि ऑफ कोर्स इकोनॉमी बंद थी और गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों में पैसे देने पड़े। सो या 93 से अभी ये 84.5 पे आया है डेट टू जीडीपी। बहुत अच्छी चीज है ये, अच्छा नंबर है। अगर और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी है, 61.4 पे था, अभी वो 56.1 का टारगेट है नेक्स्ट ईयर का। अगर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% से होती है फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स, तो ये जो डेट टू जीडीपी 56% पे है वो 47 to 48% पे आएगा। ये बहुत अच्छी चीज है। आप सोचिए, 3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 3.8 ट्रिलियन की, नेक्स्ट 5-6 साल में अप्रोक्सीमेटली 8-9-10 ट्रिलियन की हो जाएगी। ऐसे इतने बड़े इकोनॉमी का अगर डेट टू जीडीपी 50% के आसपास रहता है, एक क्लियर कट बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया के पास होगा। क्योंकि आप जरा देखिए, जो हमारे से आजू बाजू में कंट्री है एज पर जीडीपी ग्रोथ या जीडीपी नंबर्स, तो उनका डेट टू जीडीपी कितना ज्यादा है और हमारा एकदम कंट्रोल में है। सो ये बजट में मेंटेन किया गया है। अभी इसमें अगर आप अपोजिशन के साइड वाले हो तो आपको बहुत बड़े नंबर्स रहेंगे कि ये नंबर कितने सच है कितने झूठ है, तो उसमें हमें नहीं जाना है। हमें पॉलिटिक्स, हेट्रेट वाले पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। जो अभी गवर्नमेंट नंबर देती है उसके हिसाब से हमें डिसाइड करना है हमारा पोर्टफोलियो कैसा चाहिए। सो ये जो बजट के बारे में जो कंफ्यूजन क्रिएट किया मीडिया ने, वो क्यों किया, आप ये स्लाइड में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया मीडिया ने। सो लास्ट 4-5 साल से ना आदत हुई थी हमें और मीडिया को कि एवरी ईयर आप देखिए 2018-19 में कैपेक्स में स्पेंडिंग गवर्नमेंट का कितना था, तो 3.4% ऑफ जीडीपी था, सॉरी 1.6% ऑफ जीडीपी था।
वहां से 1.7, फिर 2.1, फिर 2.5, 2.7, 3.2, 3.1। सो एवरी ईयर परसेंटेज ऑफ जीडीपी का जो कैपेक्स पे जो ये था वो नंबर बढ़ते गया। सो मीडिया एवरी आती थी बजट के पहले दिन कि कितना बढ़ेगा कैपेक्स का स्पेंडिंग, बजट कितना बढ़ेगा वगैरह। सो ये सब स्टॉक्स अच्छे चले लास्ट 4-5 सालों में। सो हमारे पोर्टफोलियो में भी वही है, डिफेंस वाले स्टॉक्स, फिर कैपेक्स ग्रोथ वाले जो भी स्टॉक्स रिलेटेड है वही है। सो ये साल में गवर्नमेंट ने ये बजट नहीं बढ़ाया, सेम रखा। सो हमारा एक्सपेक्टेशन, मीडिया का एक्सपेक्टेशन क्या था, कैपेक्स ग्रोथ बढ़ेगा। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली जो 3.1% लास्ट ईयर का, जो मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर का जो बजट था, वो गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाई क्योंकि आचार संहिता लगी थी ड्यूरिंग द ये जो जनरल इलेक्शन थे। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन था, जो कि बड़ा स्टेट आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। सो जितना बजट था वो स्पेंड नहीं कर पाई। अप्रोक्सीमेटली 11.2 लाख करोड़ का था बजट, उसमें से 10.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने स्पेंड किया। सो ये साल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जो ये नंबर था वो बढ़ाया नहीं, मतलब उतना ही रखा। सो मीडिया ने क्या पहुंचाया है कि ये साल कैपेक्स का नंबर नहीं बढ़ाया, लेकिन एक्चुअली में तो बढ़ा है ना। मतलब ये साल अगर 10 लाख 10 लाख करोड़ के चेक फाड़े हैं गवर्नमेंट ने, नेक्स्ट ईयर 11.2 लाख करोड़ के चेक फाड़ेगी। सो आप परसेंटेज से कुछ लेना देना नहीं है। सो ये जो अगर कैपेक्स का में इतना पैसा जाएगा, सो ऑटोमेटिकली ये कैपेक्स की जो चीजें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, उसमें ग्रोथ आएगी। और देखिए, तीन पहिए होते हैं इकोनॉमी के। एक होती है गवर्नमेंट, एक होती है कॉरपोरेट, और एक होती है हमारे जैसे इंडिविजुअल्स। तो कैपेक्स में स्पेंड करके गवर्नमेंट अपना जो इकोनॉमी में ये होता है, मतलब चर्निंग होता है, वो बढ़ाती है कैपेक्स में पैसा डाल के। तो गवर्नमेंट ने तो किया ही है ये साल भी। ये समझना पड़ेगा कि ये नंबर बढ़ा है नहीं, इसका मतलब बजट बढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है। बजट बढ़ा है, 10.2 से 11.2 पे गया है। सो गवर्नमेंट भी इसमें स्पेंड कर रही है। टैक्स रेट कट के वजह से इंडिविजुअल्स भी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं अभी आगे बताता हूँ कॉर्पोरेट्स को क्या करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। एट पे कमीशन, जो कि मीडिया में बहुत इसके बारे में बात नहीं चालू है, लेकिन 10 दिन पहले एट पे कमीशन का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। 1 जनवरी 2026 को ये इम्प्लीमेंट होगा फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो जब भी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, 2008 में, अक्टूबर 2008, इन द पीक ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडियन मार्केट फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 2008, 60% निफ्टी नीचे आया था, 59% निफ्टी नीचे आया था। तभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि सिक्स्थ पे कमीशन लागू होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी जबरदस्त बढ़े। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2008, आज भी आप निकाल के देखिए, मारुति मारुति सुजुकी के जो सेल्स हुए थे, आज तक के हिस्ट्री में सब क्वार्टर्स, कोई भी क्वार्टर निकाल के देखिए, इतने सेल मारुति सुजुकी ने कभी नहीं किए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि इसका बहुत इम्पैक्ट होता है कंजम्पशन के ऊपर, ये गवर्नमेंट जब भी उनके एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाती है। हमें क्या करना है, एड पे कमीशन आएगा, कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक चलेंगे। क्या हमारा पोर्टफोलियो कैलिब्रेटेड है ऐसा चेंज आने के लिए, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम में। और क्या होता है, जब भी सैलरी बढ़ेगा, ये बंदे को पता चलता है ना, तो वो सैलरी बढ़ने तक रुकता नहीं है, पहले ही खर्चा कर देगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा, जरूर दिखेगा, और आज भी दिख रहा है। स्मार्ट मनी जा रहा है प्रॉपरली, सेक्टर रोटेशन हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया। अभी बजट इतना अच्छा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने की, लेकिन उसका इम्पैक्ट ही नहीं आया। मंडे के दिन आप देखोगे तो ट्रम्प ने सैटरडे के रात को आके अनाउंसमेंट कर दिए, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ, और चाइना के ऊपर कुछ 10% टैरिफ आई गेस अनाउंसमेंट किए। उसका निगेटिव इम्पैक्ट आया और इंडियन मार्केट नीचे आया मंडे के दिन। लेकिन 24 आवर्स में उसने टर्न ले लिया और 1 महीने के लिए डिफर कर दिया, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर, चाइना के ऊपर कायम रखा है।
सो आप समझिए ये टैरिफ बैन वगैरह सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स है। कैसा अनफोल्ड होगा किसी को मालूम नहीं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स है। सो यूएस को के लिए ये अच्छा नहीं है, ना कि वो कंट्री के लिए, कनाडा और मेक्सिको के लिए। सो ये कैसे अनफोल्ड होगा पता नहीं, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो सिर्फ बोलने की चीजें हैं, वो रियलिटी में कितना आएगी मुझे नहीं लगता है वो आएगी। सो मार्केट कभी एक्चुअली रैली करेगा, सो आपको तीन पॉइंटर्स देखने हैं। डॉलर इंडेक्स जो लास्ट मैंने चेक किया था 107 108 पे था, 110 हो चुका था। डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास आना चालू होगा, ऑटोमेटिकली आप देखिए इंडियन मार्केट में रैली आएगा। क्या आप ये कहना चाहते हो कि डॉलर इंडेक्स 110 है, वो लास्ट नेक्स्ट 3 साल तक 110 ही रहने वाला है? मुझे नहीं लगता है ऐसा होता है। सो ये जब भी 100 के आसपास आने चालू होगा, ऑटोमेटिकली इंडियन लार्ज कैप्स में रैली आएगी। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील 4.43% के आसपास है, ये 4.92 हो गया था जब भी इंडियन मार्केट 22,800 के आसपास आया था तभी। सो ये बहुत एग्जॉर्बिटेंटली हाई 10 ईयर बॉन्ड डील है, ये जैसे ही कूल ऑफ होगा इंडिया में एफआई का पैसा आएगा और रैली आएगी लार्ज कैप्स में। उसके बाद मैग्निफिकेंट सेवन जो एआई रिलेटेड 7 स्टॉक्स है जो कि बहुत चल रहे हैं। सो क्या होता है मालूम है, जहां पे जैसे हम स्मॉल कैप अच्छा चल रहे तो स्मॉल कैप में पैसा डालेंगे, लार्ज कैप अच्छे चल रहे तो लार्ज कैप में डालेंगे। ये वैसे ही यूएस में होता है, तो यूएस के मार्केट अच्छा चल रहा है तो लोग इंडिया से पैसे निकाल के यूएस में डालते हैं, इसकी वजह से एफआईआई सेलिंग हो रहा है। सो ये जब भी स्टॉक्स कूल ऑफ होंगे ना, ऑटोमेटिकली इंडिया में वापस पैसा आएगा। सो आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो एआई रिलेटेड स्टॉक है जो एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे है, क्या कभी करेक्ट नहीं होंगे, कभी रैशनलाइज नहीं होंगे? सो रैशनलाइज जरूर होंगे और इंडिया में एफआई पैसा आएगा। सो ये तीन पॉइंटर्स को आपको देखना जरूरी है। कभी आएगा मुझे पता नहीं, आएगा जरूर आएगा, मेरा सेंस ये कहता है आने वाले 3 महीनों में, आने वाले पिछले 5 महीनों में फ्रॉम सितंबर एफआईएस ने अराउंड 2 लाख करोड़ के आजू बाजू में कुछ तो सेलिंग की है, 2,30,000 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट 3 महीने में एफआईएस नेट बायर रहेंगे इंडियन मार्केट्स में, ये मेरा कहना है। मुद्दा ये है, क्या आपका पोर्टफोलियो चलेगा नेक्स्ट 3 महीने में? सो ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो क्या ये सब चीजों के लिए अलाइंड है। सो गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? पुश कंजम्पशन बाय गिविंग टैक्स रिलीफ, सीधा देखा है कि 2 लाख रुपए बचेंगे पर फैमिली। आरबीआई रेट कट में स्टार्ट कैपेसिटी एक्सपांशन बाय कॉर्पोरेट। सो आरबीआई ने आज रेट कट किया है लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कितना लोन के रेट्स उससे कम होंगे, लेकिन मतलब अभी टेक्निकलिटीज में मुझे जाना नहीं है। रेपो रेट कट किया है लेकिन एसडीएफ बहुत ज्यादा हाई है। सो बैंक कितना लेंड करना चाहेगी डाउटफुल है। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो डिप्रिशिएशन बचाने के लिए आरबीआई ने ये मेजर लिया है, लेकिन शायद नेक्स्ट पॉलिसी में वो एसडीएफ रेट का करेक्शन कर देगी। सो बैंकों की लोन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी, सो लोन देने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो आप और मेरे जैसे लोग कार अपग्रेड करना चाहेंगे, प्लस टैक्स रिलीफ मिले है, सो और चीजें हम आप और मेरे जैसे लोग खरीदेंगे। सो क्या होता है, मारुति सुजुकी का कैपेसिटी मान लेते हैं एक क्वार्टर में 1 लाख कार बनाने का है, और वो देख रहा है कि उस ये सब चीजें जैसे आप और मैं देख रहे हैं वैसे वो भी देख रहा है। सो वो क्या कर लेगा, 1 लाख की कैपेसिटी बढ़ा के 1,20,000 कर देगा। सो 1,20,000 जैसे ही उसने कैपेसिटी कर दी, ज्यादा इंप्लॉयज लगेंगे, ज्यादा इंप्लॉयज को सैलरी मिलेगा, लोगों के हाथ में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। सो ऐसे कॉरपोरेट्स का भी इन्वॉल्वमेंट आएगा, जैसे लास्ट 4 साल में गवर्नमेंट चेक फाड़े जा रही है कैपेक्स ग्रोथ के लिए, वहां से ड्राइव आ रहा है जीडीपी में। अभी टैक्स रेट कट्स के वजह से रिटेल पार्टी से आप और मेरे जैसे लोगों से ड्राइव आएगा, और कॉरपोरेट भी कैपेसिटी एक्सपांशन करेगा। सो गवर्नमेंट ने क्लियर कट इंडिकेशन दिया है कॉरपोरेट्स को कि आप आपकी कैपेसिटी बढ़ाओ। आरबीआई कट में पुश कंजम्पशन फर्दर, सो ये गवर्नमेंट का सीधा स्टैंड है। क्या आपका पोर्टफोलियो इसके लिए अलाइंड है? सो समझना पड़ेगा क्वालिटी स्टॉक्स ओवर मोमेंटम एंड वैल्यू स्टॉक। मोमेंटम स्टॉक्स जनरली ये स्मॉल कैप मिड कैप में होते हैं, और जनरली ऐसा जरूरी नहीं है, जनरली स्मॉल और मिड कैप्स में होते हैं और माइक्रो कैप में होते हैं। वैल्यू स्टॉक्स
हेवी जो कंपनियां हैं एनटीपीसी गवर्नमेंट की पीएसयूज वगैरह, सो ये इसके ऊपर क्वालिटी स्टाइल चलेगा। लार्ज कैप्स बहुत अच्छा चलेंगे स्मॉल और मिड कैप्स पे। अभी निफ्टी में वेटेज देखिए आप, 35% वेटेज प्राइवेट बैंक्स का है, प्राइवेट बैंक्स फाइनेंशियल्स का है। एफएमसीजी कंजम्पशन आप देखोगे तो अराउंड 55-60% वेटेज जाता है। सो ये सब चीजें अगर अच्छा चलने वाली है तो ऑटोमेटिकली आपका निफ्टी अच्छा चलेगा। प्राइवेट बैंक्स एफएमसीजी कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर आपको देखना चाहिए। लीक रिकैलिब्रेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो इज रिक्वायर्ड। नहीं तो रैली तो आएगी लेकिन आपका पोर्टफोलियो चलेगा कि नहीं पता नहीं। डेट म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। क्यों? आज के वेबिनार में नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में अच्छे पैसे बनेंगे आने वाले टाइम में। सो वहां पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ तक मेरा आज का कंटेंट था। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। यस, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो माइक ऑन करके। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे 8:30 को। हेलो सर। हेलो। यस, बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली अभी तो अगर ये बजट के हिसाब से देखा जाएगा तो आगे फ्यूचर में तो मार्केट की संभावना है सर आगे बढ़ने की। बट आपने जो लास्ट मोमेंट पे बोला कि डेब्ट फंड में, तो डेब्ट फंड में कैसे ये हो सकता है सर हमारा? एग्जैक्टली ग्रोथ में या इक्विटी में ये होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है ना? डेट म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव ये है ही नहीं ना आपको ज्यादा रिटर्न्स देना। डेट हाँ 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 म्यूचुअल फंड्स इज योर असेट एलोकेशन और आपका हाँ। इनकम इंस्ट्रूमेंट है। सो हाँ उसका ओके। इक्विटी से कोई कंपैरिजन है नहीं। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड अच्छा चलेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि रेट हम्म आएंगे। सो रेट कट जब भी आते हैं तो अगर आपके पास ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड है सो उसके रिटर्न्स बढ़ते हैं जब भी रेट कट आता है, सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो। सो अगर मैं एफडी करने वाला हूँ 6% की या 6.5% की, रादर मैं वो एफडी 6.5% पे पार्क करने से बेटर मैं डेट फंड में डालूं। ऑटोमेटिकली जब भी रेट कट करेगी आरबीआई उसका यील्ड इंक्रीज होगा, तो शायद मुझे 7.58% मिल सकते हैं। ओके ओके ओके, यस सर, यस। यस। यस, ओके ओके, थैंक यू सर। यस बट थैंक। सर अभी अभी जो है, पीछे अभी ये 8-15 दिन पहले मार्केट 70-75,000 तक चले गया था सर। राइट अभी 78 चले गया, फिर 77 आ गया। तो राइट। ये ऐसा, ये साइडवेज ऐसा चलते रहेगा सर अभी चलते फिलहाल छह रहेगा, महीना वो पता नहीं कभी तक हाँ। चलते रहेगा वो पता नहीं। लेकिन मार्केट जो वीकर हैंड्स है उनको निकालेगा बाहर, और वो तब तक स्मार्ट मनी प्रॉपरली अपना पोजीशन ले लेगा। मैंने आपको बताया ना चार्ट, वो क्वालिटी स्टाइल और वैल्यू स्टाइल का। सो क्लियर कट हम्म सेक्टर रोटेशन हो रहा है, स्मार्ट मनी बराबर जा रहा है जहां पे जाना है। और जो हम्म। वीकर हैंड्स है वो वही स्मॉल और मिड कैप पे अटके हुए हैं, जहां पे कुछ मुझे लगता नहीं है एटलीस्ट 1-1.5 2 साल में कुछ होने वाला है वहां पे। ओके ओके, यस सर, यस। तो ये जो समय है सर, ये इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है ना एकदम सर? सही समय है, एकदम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इक्विटी फंड्स में, अच्छे राइट काइंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सही फंड ये है, समय है। ओके ओके, यस यस सर, थैंक यस यू सर, थैंक यू। मैं जरूर पर्सनली बात करूंगा सर आपसे। हाँ। श्योर। यस यस। यस यस सर, ओके, थैंक यू। Hello. So, sir, यस actually, should we start SIP in large cap fund right now? कर सकते हो आप, लार्ज कैप फंड इज गुड ऑल्सो। बट अगर आपको लार्ज कैप में ही जाना है तो आप लो वोलेटिलिटी फंड है एक आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड का, उसमें जा सकते हो। सो वो लो ICICI वोलेट जो which फंड है fund? वो बेटर आपको रिटर्न्स देगा लार्ज कैप से लॉन्ग रन। अच्छा लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी अच्छा आईसीआईसीआई का फंड है, वो ज्यादा रिटर्न्स देगा आपको लार्ज कैप से। यस यस। सो थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंटली सुना इसलिए। सो नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं 8:30 को। सर, yes, yeah. हेलो सर। हाँ हाँ यस।
हाँ सर, अभी जो हमारा पोर्टफोलियो है सर, एग्जैक्टली वो बहुत दिनों से पहले ही था। तब हमारी और आपकी पहचान भी नहीं थी सर। बट करेक्ट। जो है वो अभी चल रहा है सर अच्छे से। बट उसमें से कुछ जो स्टॉक्स है तो हमें पोर्टफोलियो रिव्यू करके चेंज वगैरह करना चाहिए सर। करना चाहिए, कर रिकैलिब्रेशन। आप देखो, मैं ये मुझे ये साइकोलॉजी को बिलीव करता हूँ कि देखिए, स्मॉल कैप्स में आप एसआईपी नेक्स्ट 20 साल तक चालू रखने वाले हो, आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, नो डाउट हाँ। अबाउट इट। लेकिन यस यस। क्या आप 20 साल तक चला सकते हो एसआईपी, या मैं 20 साल तक चला सकता हूँ? मुझे नहीं लगता है मैं 20 साल तक कोई एसआईपी चला सकता हूँ, क्योंकि हाँ हाँ। ह्यूमन लाइफ है ना, बहुत अलग अलग इसमें से जाता है। हम इमोशनल क्रीचर हैं। अगर नेक्स्ट 5 साल तक स्मॉल कैप्स में रिटर्न नहीं बने, लेकिन मार्केट समझो निफ्टी आज 24,000 है, 24,000 का समझ लीजिए 70,000 हो गया नेक्स्ट 5 साल में, मुझे तो बुरा हम्म। लगेगा ना कि मेरे हाथ से रिटर्न चले गए। सो ये सब बातें होती है। सो रिकैलिब्रेशन होना चाहिए। प्लस ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आज में 40 एज है मेरा, सो एट द एज ऑफ 45 मेरे लाइफ को देखने के पर्सपेक्टिव चेंज हो जाते हैं, एट द एज ऑफ 50 चेंज होते हैं। सो 20 साल तक एसआईपी करूंगा ये बोलना बहुत इजी है, लेकिन चलाना बहुत हाँ। डिफिकल्ट है। प्लस बहुत सारे नहीं। डायनेमिक्स है। अभी पता नहीं लगा नेक्स्ट 5 साल में म्यूचुअल फंड का कोई दूसरा ही प्रोडक्ट आएगा। सो इसके वजह से हाँ। नेक्स्ट 3 साल को देख के चलना चाहिए क्या हो सकता है, और रिकैलिब्रेट करते रहना चाहिए। यस यस यस। क्या मैं बट बिलीव। सर, हाँ यस यस, थैंक यू सर। सर, और एक सवाल था मेरा। एक्चुअली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक साइड में इक्विटी करो, दूसरे साइड में इंडेक्स फंड में डाल दो। तो लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड वगैरह जो रहते हैं सर, जो हमारी वेल्थ क्रिएट करने में जैसा जैसा मार्केट बढ़ेगा हाँ, वैसा वैसा वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो करेक्ट। अगर हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं सर, समझो वोलेटिलिटी मार्केट का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो हम इंडेक्स फंड जैसे ऑप्शन चुन सकते हैं सर एक लॉन्ग टाइम के लिए। चलो बाबा, ऐसा ही कि अभी मेरे रिटायरमेंट के लिए या शादी के लिए या कुछ ऐसे इसके लिए सर। देखिए, इंडेक्स फंड्स है ना, ये यूएस में बहुत चलते हैं, तो वहां से ये कल्चर आया है इंडेक्स फंड्स का। और हाँ इंडेक्स हाँ फंड्स का क्यों इतना बोलबाला चालू है, उसका रीजन समझिए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाँ और हाँ जो हाँ हाँ। बड़े फंड हाउसेस है, उनके जो उनको है ना लॉन्ग टर्म का, अभी एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ये लिस्टेड कंपनी है, या निप्पॉन म्यूचुअल फंड लिस्टेड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ये लिस्टेड कंपनी है, तो उनको प्रॉफिट दिखाना है। सो हाँ आने हाँ हाँ। वाले 5 साल में इंडेक्स फंड ये नेसेसिटी हो जाएगा, क्योंकि ओके। इंडियन मार्केट बहुत मैच्योर हो जाएगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वो हम्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। करंटली मैच्योर है क्या? मुझे नहीं लगता है। अभी बैंकिंग सेक्टर बॉटम पे है, कोविड से भी हम्म सस्ता है। और आप ये बोल रहे हो कि इंडिया की इकोनॉमी बाय 2030 10 ट्रिलियन की होगी। सो अगर 10 ट्रिलियन की होगी तो बैंकिंग सेक्टर तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, और इतना सस्ता मिल रहा है आपको, तो मुझे क्यों जाना है इंडेक्स में? इंडेक्स में हाँ जाऊंगा मैं, हाँ 100% रिस्क ले रहा हूँ। अगर निफ्टी नेक्स्ट 6 महीने में 50% डाउन होता है, तो मैं मेरा पोर्टफोलियो भी 50% डाउन होने वाला है। सो मैं अगर हंड्रेड हाँ। परसेंट की रिस्क लेने वाला हूँ, तो मैं बैंकिंग सेक्टर में लेता हूँ ना। सो मुद्दा ये है कि ऐसी हम्म अपॉर्चुनिटीज इंडिया में बहुत है, जो कि यूएस में नहीं होते। सो इसलिए वो चलता है। प्लस यूएस में जो फंड मैनेजमेंट फीस है वो बहुत ज्यादा है, इंडिया में नहीं है, इंडिया में बहुत सस्ता है। सो कॉस्ट भी आपका ज्यादा लगता नहीं है इंडिया में। सो इंडिया में इंडेक्स फंड मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि आपको मार्केट के बारे में सीखना नहीं है, इसके लिए आप मार्केट की रिस्क उठा रहे हो, लेकिन इन रिटर्न आप उतना रिटर्न्स नहीं ले रहे हो मार्केट से। मार्केट आपको देने हाँ के लिए रेडी है, लेकिन आपको लेना नहीं है, इसलिए आप इंडेक्स फंड में हाँ रहे हो, ऐसा मैं कहूंगा। रिस्क तो पूरी 100% की है ना। अगर आप हाँ। ये राइट। अभी आज ही मैं रिटर्न्स देख रहा था आईसीआईसीआई के निफ्टी नेक्स्ट 50 जो इंडेक्स फंड है उसके, फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त 15% डाउन है वो। सो ओके ओके। सामने हम्म आईसीआईसीआई थीमेटिक एडवांटेज फंड देखिए, लास्ट 5 महीने में 4-5% डाउन है, हाँ 6% डाउन है। सो मुझे, मैं तो इंडेक्स में तो ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। अडानी के 4 स्टॉक आप निफ्टी 50 में आप लोगे, तो हाँ। रहेगी ना आपके पोर्टफोलियो में। ओके ओके। ऐसा यस सर, मेरा। यस। मैं जस्ट एक क्वेरी थी मेरे मन में, तो Yes. एग्जैक्टली
मार्केट ऐसा है सर कि देने वाला है तो भी हम इंडेक्स में डालना ये गलत बात है, शॉर्ट में सर, है ना? गलत बात नहीं है। आप रिस्क पूरा ले रहे हो लेकिन उसका रिटर्न आप ले रहे नहीं हो मार्केट से पूरा। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके ओके। और सर। ये इंडेक्स फंड क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं? क्योंकि एचडीएफसी, निप्पॉन, आदित्य बिरला, ये लिस्टेड कंपनियां ही, इनको रिकॉर्ड्स बनाने हैं। मतलब नेक्स्ट 5 to 10 years में जब भी इंडेक्स फंड्स ये मार्केट का नेसेसिटी बनेगा, तभी उनके पास फैक्ट शीट होगा, और वो आपको आके दिखाएंगे, देखो लास्ट 10 साल में इतने हो गए हमारे रिटर्न्स, हाँ। इन्वेस्ट करो। इसके लिए वो आज से ये कर रहे हैं, मतलब डेटा क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, तो खुद। ओके। यस। और सर अभी हम एक्चुअली ऐसे बोलते रहते हैं कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ये करेक्ट। आवाज कमी कर, इमरजेंसी फंड होना चाहिए सर। तो करेक्ट। एग्जैक्टली इमरजेंसी फंड जो हमारी सैलरी है उसके 3 महीने 6 महीने का मिनिमम होना चाहिए। तो यस। सर मेरा एक कहना है कि इमरजेंसी फंड हम एफडी में रखे या लिक्विड फंड में रखे, या कौन सा ऐसा एसेट है जो हमें जब चाहे तब लिक्विडिटी मिल सके और कम से कम टाइम में ज्यादा अच्छे रिटर्न दे सके, तो ऐसा कुछ। अभी एक आरबीआई ने पीयर टू पीयर इन्वेस्टिंग में 16 अगस्त को नए रेगुलेशंस लाए हैं। सो हाँ उसके हाँ वजह हाँ। से पी टू पी इंडस्ट्री ये जबरदस्त ये मतलब ये म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को बीट कर रहा है पी टू पी इंडस्ट्री। ओ- उसके बारे में नेक्स्ट फ्राइडे को मैं बताऊंगा। बहुत ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। और ओके। उसके बारे में मैं नेक्स्ट फ्राइडे को सेशन में बताता हूँ, वो उसमें करना चाहिए इन्वेस्ट। जरूर सर, जरूर। सर, यस। वो जो थैंक यू आपने सर, बताया थैंक ना, यू सो मच। आईसीआईसीआई का जो लो वोलेटिलिटी उस फंड हाँ का हाँ, नाम क्या है? ऐसे ही नाम है, आईसीआईसीआई लो वॉल 30, ऐसा कुछ तो नाम है उसका। आप सर्च करोगे तो अच्छा, मिलेगा, भी लॉन्च हुआ है वो इन द मंथ अभी ऑफ। अभी नाम। हाँ, आप कीजिए उसमें वो। अ, अगर लार्ज कैप में आपको जाना है तो लार्ज कैप से बेटर ये रिटर्न है। मतलब ये क्या है फंड, लार्ज कैप के जो 50 स्टॉक्स है ना, निफ्टी 50 के, या 100 स्टॉक्स है जो निफ्टी 100 के, उसमें से सबसे हाँ। लो वोलाटाइल जो स्टॉक्स होते हैं वो रहते हैं उसमें। अभी लो वोलाटाइल स्टॉक्स कौन से होते हैं? जिनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होती है। सो जब भी मार्केट फॉल होता है तो वो कम कम डैमेज खाएंगे, और बॉटम प्रोटेक्शन अच्छा है। हाँ, रिकवरी के टाइम पे फास्ट रिकवर हो जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली वो ज्यादा रिटर्न्स देते हैं। ओके सर, थैंक ये यू। सर, कंपेयर और एक बात है, हम निफ्टी 50। इस मार्केट में हम अगर फ्लेक्सी कप में जैसे पारंपरिक में स्टार्ट करते हैं, तो उसमें तो फंड मैनेजर का फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। जब मार्केट अगर लार्ज कैप या मिड कैप शिफ्ट कर देंगे तो वो अच्छा रहेगा ना नहीं, फ्लेक्सी नाइन्टी कैप में। थाउजेंड करोड़ का फंड है वो, आई गेस। ओ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 90,000 करोड़ का फंड है। अभी ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा थियोरेटिकल सिचुएशन में आपको देता हूँ कि लार्ज कैप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं हाँ, और स्मॉल कैप्स बहुत सस्ता है, ऐसा थियोरेटिकल सिचुएशन। अभी जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो फंड मैनेजर है वो कैसे डालेगा 90,000 करोड़? 90,000 करोड़ तो आज है, उसके ऊपर आप हाँ, जैसे बोल रहे हो वैसे बहुत सारे इन्वेस्टर ने एसआईपी बुक चालू है, सो हर महीना पैसा आ रहा है उनके पास। तो हाँ, अभी आप बताइए इतने बड़े फंड को स्मॉल कैप में कैसा वो लोग ये करेंगे? सो बोलने के लिए फ्लेक्सी कैप होता है, एक्चुअली वो लार्ज कैप लार्ज कैप होता भी है। होते हैं। हाँ। सो वो ओके ओके। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप अभी अच्छा देगा क्योंकि वो लार्ज कैप फंड है। सो नाम पे मत जाइए, वो लार्ज कैप फंड है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक्चुअल उसका हाँ, एक्चुअल फ्लेक्सी कैप फंड आपको छोटे एमसीज में मिलेंगे, जैसे व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप फंड है, सैमको फ्लेक्सी जेम कैप, या बजाज जेम फ्लेक्सी। फ्लेक्सी। हाँ, छोटे एमसीज में। जेम अच्छा, तो जेम अच्छा होगा, जेम फ्लेक्सी कैप। हाँ, कौन सा? जेम फ्लेक्सी कैप। नहीं, मैंने उसका कभी स्टडी किया नहीं है एक्चुअली, जेम अच्छा। उसका देखना पड़ेगा क्या स्ट्रैटेजी लगाते हैं। लेकिन अगर मुझे डालना है तो, इन्वेस्ट करना है, तो मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सैमको फ्लेक्सी कैप में डालूंगा। उसका पास्ट परफॉर्मेंस आप देखिए, बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, क्योंकि उसके उसकी स्ट्रैटेजी अलग है एक्चुअली, क्वालिटी स्टाइल ये उनकी स्ट्रैटेजी है। और क्वालिटी स्टाइल चल नहीं रहा है लास्ट 4 साल से, प्लस उसमें उसका स्ट्रैटेजी अलग है एक्चुअली, और मुझे अच्छा लगता है वो स्ट्रैटेजी। सो 39 फ्लेक्सी कैप फंड्स है, वो 39वें नंबर पे आता है, लेकिन मेरा पर्सनल पैसा उसमें ही है। क्योंकि उसका अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो सुपर स्टॉक्स है उसमें, मतलब बहुत अच्छे स्टॉक्स है।
ओके ओके। यस, व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा फंड है और बजाज फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा फंड है, उसमें भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर सैमको फ्लेक्सी कैप देख का पास्ट परफॉर्मेंस देख के आपको टेंशन आएगा, मतलब जरूर आएगा। और हाँ उसके जो अंडरलाइनिंग स्टॉक्स है वो आज भी काफी, लास्ट एक महीने से वो काफी गिर रहा है ऐसे। तो ये तीन फ्लेक्सी कैप फंड आप देख सकते हो, जिसका मैंने स्टडी किया हुआ है वैसे। सर, फॉर बेटर सिक्योरिटी ऑफ मनी, हाँ, हम अगर हाइब्रिड फंड में थोड़ा पैसा डालते हैं तो कैसे होता है? कहाँ पे? जैसे जैसे हाइब्रिड फंड, जैसे HDFC बैलेंस एडवांटेज। यस, कर सकते हो, आपको बैलेंस फंड कर सकते हो आप। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत अच्छा है। एच डी बहुत एफ अच्छा ना? हाँ हाँ, HDFC बैलेंस एडवांटेज, ICICI असेट अलोकेटर फंड एकदम सेफ रहेगा, आपका पैसा निफ्टी को आउट Yes, परफॉर्म yes. करेंगे ये। हाँ, विद 17 17% रिटर्न है इसका, यस, ये बहुत नियर। अच्छे फंड है, मतलब ICICI असेट अलोकेट। अगर इंडेक्स फंड का किसी ने मुझे, बाला साहब जी ने क्वेश्चन पूछा था, इंडेक्स फंड में जाने से अच्छा बेटर आप ICICI असेट अलोकेटर में जाइए। 40 रुपीज का रिस्क लोगे, आपको निफ्टी को बीट करके देगा वो फंड, अगर इंडेक्स फंड दैट में इज जाना गुड। ही है तो। सर ऐसे क्या डेट एंड इक्विटी फंड कैसा रहेगा? इक्विटी एंड डेट डेट। इक्विटी फंड ये मतलब उनके आप ये देखिए एक बार, इक्विटी अलोकेशन कितना होता है। सो मेरे इन्वेस्टर्स के सबके पैसे ICICI असेट अलोकेटर फंड में ही है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब भी कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो इक्विटी अलोकेशन 100% हो सकता है ICICI असेट अलोकेटर में। ICICI बैलेंस एडवांटेज इक्विटी डेट में 100% कभी भी नहीं होता है इक्विटी अलोकेशन। और अगर मान लेते हैं 2008 जनवरी जैसी सिचुएशन आती है, मार्केट एग्जॉर्बिटेंटली बबल फेज में है, तो 100% डेट में जा सकता है ये ICICI एसेट एलोकेटर। सो 0 to 100 का रेंज है इसमें, डेट टू इक्विटी का। सो इसके लिए वो ग्रेट। फंड अच्छा लगता है। I say okay, sir. Thank you very much, sir, for the यस, थैंक यू, information. थैंक यू, या Actually, I'm nearing some retirement, so I want some safety also. या श्योर, Uh, एकदम सेफ है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। I say asset एसेट allocate. एलोकेटर, यस 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 यस, लेकिन आप स्टडी कीजिए, ये मेरा एडवाइस एज ए एडवाइस मत लीजिए, हाँ। क्योंकि अलाउड नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एडवाइस देना। सर हमारा पोर्टफोलियो थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं कभी? यस इस यस, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, ग्रुप पे मेरा ठीक नंबर है। है। या थैंक यू। श्योर, यस। सो थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंटली मुझे सुना। सो नेक्स्ट फ्राइडे को, जैसे मैंने बात की आपको, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको उसका विथ नंबर्स में आपको बताऊंगा, कैसे आपके पोर्टफोलियो पे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता है। P2P का प्रोडक्ट है ऑफ कोर्स, सो उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसको मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि ड्यू टू RBI इंटरवेंशन और जो भी ये चालू है, जैसे मैंने आपको कहा, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स आपको समझना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट चाहती है क्या, और उसका बेनिफिशियरी P2P कैसे हो रहा है, वो मैं नेक्स्ट वीकेंड फ्राइडे को मैं आपको बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।